नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी विषय में लगी 9वीं यूनिट को पूरा कर रहे हैं, जिसमें आज हम हमारे सिलेबस में लगे निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दोस्तों, आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को शुरू करने से पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं तथा उनके द्वारा लिखी अन्य रचनाओं के विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 को बलिया जिले के अंतर्गत आरत दुबे के छपरा नामक ग्राम में एक सरयू पाणी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका कुल ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात था। उनके प्रति पितामह ने 28 वर्ष तक काशी में रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था और उनके स्वयं के पिता प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। इस प्रकार द्विवेदी जी के रक्त में ही आचार्यत्व के संस्कार विद्यमान थे। संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा पास करने के पश्चात सन 1930 में इंटर और आचार्य की परीक्षाएं इन्होंने पास की। सन 1933 तक वह बीए की परीक्षा देने के लिए प्रयत्न करते रहे, पर आँख की बीमारी के कारण उन्हें पढ़ाई समाप्त कर देनी पड़ी। सन 1930 में द्विवेदी जी का प्रवेश शांति निकेतन में हुआ। वहाँ वह लगभग 20 वर्ष तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी की मृत्यु सन 1979 में हुई। इनके लेखन कार्य को देख लेते हैं। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है, जिनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्र लेख है। इन्होंने संपादन कार्य भी काफ़ी किया है, जिसमें प्रसिद्ध जो इनके संपादन कार्य हैं वे हैं नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, 10 रूपक, संदेश रासक। इन्होंने निबंध भी कई लिखे हैं। ये निबंधकार के रूप में इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, जिसमें इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, साहित्य के साथी, कल्पलता आदि इनके श्रेष्ठ निबंध संग्रह हैं। इन्होंने आलोचक के रूप में भी कार्य किया, जिसमें इनके प्रमुख आलोचना साहित्य जो हैं वे हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, कबीर, साहित्य का मर्म। ये इनके कुछ प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इन्होंने अनुदित कार्य भी किया, जिसमें इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं वे हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आज के विषय की, जो कि हमारा आज का विषय है। इनका प्रमुख निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कल्पलता में संकलित है। इस निबंध में इन्होंने इनकी छोटी लड़की ने यह प्रश्न पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के बाद द्विवेदी जी का जो ललित निबंधकार प्रवृत्ति थी वो जाग उठती है और वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदि काल से लेकर अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। और इस ललित निबंध में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून पशुता का प्रतीक है और इन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। ये इस निबंध का संक्षिप्त सार था। अब हम निबंध को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं।
अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांट दिया करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये नाखून आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं है, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीव रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे उसके पास, लेकिन दांतों का स्थान भी नाखूनों के बाद था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लेने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे प्रमुख ऐतिहासिक हथियार था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं, इसीलिए आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मारी। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नख घर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले, चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब वह भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त फिर भी रोज़ बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। क्योंकि यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। वह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों को देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि ये उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, तब भी वह मरना नहीं चाहती। इसमें जो द्विवेदी जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये नाखून जो है मनुष्य की पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, और इनको चाहे जितना भी काट दो, यानी कि उनकी पशुता जो है मनुष्य के अंदर, वह कटने के बाद भी इन नाखूनों के रूप में बाहर आ जाती है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था।
वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, चंद्राकार, वर्तुलाकार, दंतुल आदि विविध आकृतियाँ जिनमें नाखून काटे जाते थे। उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते होंगे ये नाखून। उनको मोम और आलते से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कौन से इस देश के लोग जो है वो लंबे नाखूनों को, यानी गौड़ देश के लोग उन दोनों लंबे नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और भी नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित ही मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना भी उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिल सकती है। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये भी हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेज़ी अनुवार्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनाधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, सबसे स्वयं का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में है, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है।
स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं में विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए जाएं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप को सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है। जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधान संधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, पर सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। अगर आपको पूर्व संचित भंडार में यह हितकर वस्तु निकल आए जो इससे बढ़कर हो, तो क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बसी भी हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आहार, निद्रा, पशु सुलभ स्वभाव, उससे ठीक सब कुछ चीज़ें वैसी ही है जैसे अन्य प्राणियों की, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वेद भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी भी सदा उससे
लोहा लेने की कमर कसता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ये यहाँ पर गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब बातें पहले कही थी। उच्छलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। वृहद जीवन के अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्य तत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो कुछ घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिससे उसे बड़े आडंबर के साथ जिसे उसने सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव को त्याग देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने ही नहीं देगा। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने नाखूनों को पशुता का प्रतीक तथा उनको काटने को, उनको ना बढ़ने देने को मनुष्यता का प्रतीक बताया है। इसी सब चीज़ों को उन्होंने हमारे आदिकाल से शुरू करके अब तक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का निबंध। अब हम आपसे मिलेंगे अगले निबंध के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।